तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 यूनिट 1 चल रहा है आपका अर्थशास्त्र का परिचय। और हमारा जो टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीसीसी शॉर्ट में। तो ये जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके लिए, और इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो यही है, और इसे अच्छे से करना है, समझना है, इसकी विशेषताओं को जानेंगे। मैंने कहता हूँ अभी थोड़ा सब्र रखेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा चीज़ है ये उत्पादन संभावना वक्र। मैं एक बार इसका डिफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं अथवा सेवाओं के उन सभी संयोग को स्पष्ट करता है जिसका अधिकतम उत्पादन एक पूर्ण रोजगार वाले अर्थव्यवस्था में संभव होता है। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। एक और डिफिनेशन है मेरे पास, परंतु मैं उसे नहीं बोलता हूँ। देखिए क्या कहता है ये, समझिएगा। मान लीजिए आप एक उत्पादक हैं। क्या है, आप कोई किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और आप दो चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं साथ ही। एक एक्स वस्तु मान लेते हैं और दूसरा वाई वस्तु, ठीक है। एक एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरा वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, परंतु इन दोनों के उत्पादन में जो आपके साधन लग रहे हैं वो सीमित है। मान लीजिए एक्स वाई साधन लग रहे हैं, तो ये साधन जो है आपके सीमित है, एक्स वाई साधन, और इसी से हम इन दोनों का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रहा है कि जब आप एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, ठीक है, इसमें वृद्धि करते हैं तो इसमें कमी करना होता है। क्या है कि जब आप इसके उत्पादन में बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसमें कमी करना होता है, और जब आप इसका उत्पादन घटाते हैं तो इसमें वृद्धि होता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का उन सभी संयोग को स्पष्ट करता है जो कि एक पूर्ण रोजगार वाले क्षेत्र में संभव हो। तो बात यही रही कि ये दो वस्तुएं हैं, इन सभी के जितने भी उत्पादन है, मान लीजिए आप इसके 50 करते हैं और इसके 0, तो ये इसका अधिकतम हुआ और ये इसका निम्नतम हुआ। मान लीजिए आप इसका 45 करते हैं और इसका 1, तो क्या रहा है कि उन सभी संयोग, ये सारे इसके संयोग बनते जाते हैं, 0, 50, 1। तो इसे एक आंकड़े के रूप में हम देखते हैं। क्या है, आंकड़े के रूप में। और डिफिनेशन एक और ये है कि पहले वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करना होता है, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले वस्तु के उत्पादन में कमी करना होता है। और इसे जिस रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है वही उत्पादन संभावना वक्र है। एक आंकड़े में लिखता हूँ यहाँ। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं या टॉपिक आते हैं उसे हम 3 विधियों से समझते हैं। पहला डेफिनेशन में आपको बताया कि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करना होता है, या फिर दो वस्तुओं के उत्पादन को उन सभी संयोग को स्पष्ट करता है जो कि एक पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में संभव हो। और दूसरा आता है इसका आंकड़ा। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप ए ऑप्शन पे वस्तु का उत्पादन करते हैं तो गुड्स एक्स आपका 0 होगा, लेकिन गुड्स वाई आपका 50 होगा। यदि आप बी ऑप्शन पे करते हैं तो गुड्स एक्स आपका 1 होगा, गुड्स वाई 45 होगा। यदि सी ऑप्शन पे करते हैं तो गुड्स एक्स 2 होगा और गुड्स वाई 35 होगा। यदि डी ऑप्शन पे करते हैं तो गुड्स एक्स 3 होगा और गुड्स वाई 20 होगा। इसी तरह के और ऑप्शन बन सकते हैं। तो कह रहा है कि जब आप एक वस्तु के उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में धीरे धीरे कमी हो रहा है कि नहीं। आंकड़े यही दिखा रहे हैं, आप इसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये घटते जा रहा है। और
ये सारे संयोग को बता रहा है कि नहीं, दो वस्तुओं के उत्पादन के सारे संयोग को भी बता रहा है, ए बी सी डी ये सब इसके संयोग है। ए ऑप्शन पे भी आप कर सकते हैं, बी ऑप्शन पे भी, सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे, तो इसके संयोग को भी बता रहा है। और तीसरा जो है हमारा ग्राफ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। अब पूरे व्यष्टि में अधिकतर जगहों पे आपको ग्राफ मिलेगा, हर जगह ग्राफ मिलेगा, अधिकतर जगहों पे नहीं, हर जगह। शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ ग्राफ ना मिले, जो कि एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्योंकि थ्योरी वाले शब्द में आपके अंक काटे जा सकते हैं, परंतु ग्राफ वाले में नहीं। तो देखिए क्या है, जब y का 50 वस्तु का उत्पादन करते हैं तो x का 0 होता है। एक पॉइंट यहाँ मिला हमें, y का 50 किए तो x हमारा 0। अब y का 45 करते हैं तो x का 1 होता है। मान लीजिए y का 45 हम यहाँ किए तो x का क्या हुआ, 1 हो गया। ये एक पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें। अब है एक y का 35 करते हैं तो x का 2 मिलता है। मान लीजिए y का 35 यहाँ है, x का 2 यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा एक पॉइंट। अब है y का 20 करते हैं तो x का 3 मिलता है, तो 20 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो इस तरह के आपके ग्राफ बन गए ऐसे करके। ये और ऐसे नीचे आएगा अगर और आंकड़े रहते तो, ठीक है। तो इसके संयोग को जब ऐसे मिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ एक आया, फिर एक यहाँ चला जाएगा, फिर एक यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, बड़ा बना दूँ तो अच्छा रहेगा। देखिएगा यहाँ मैंने x1 x2 x3 लिया है, y1 y2 y3। तो हमारा जो ग्राफ है ऐसे बन रहा है। जब y का y1 वस्तु इधर हो जाएगा y वस्तु, और इधर हो जाएगा x वस्तु, ठीक है। ये सब कॉमन बातें हैं, ये सब रहना है, लिखना जरूरी है ये सब। तो यहाँ y1 का हम उत्पादन कर, y तरफ y1 वस्तु का उत्पादन करते हैं तो x तरफ x1 वस्तु का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिलता है, a पॉइंट। इसका कुछ कम उत्पादन हुआ, इसका पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक है तो ज़्यादा उत्पादन हुआ, यहाँ से यहाँ तक है तो ये कम है। तो इसको हम पूरा बढ़ाए, इसको यहाँ पूरा बढ़ाए तो ये कम हुआ। अब फिर देखिए इसको थोड़ा सा घटा दिए, y2 में आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ b पॉइंट मिला, ठीक है। और यहाँ पे इसे मिलाए तो यहाँ x2 हुआ। मतलब ये थोड़ा इससे और दूर गया, मतलब यहाँ से यहाँ की वस्तुएं बढ़ी, उत्पादन यहाँ से यहाँ बढ़ा, लेकिन ये नीचे आया मतलब कम हुआ। तो यही कहता है जब एक वस्तु की उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी आ जाता है। जब इसमें वृद्धि कर रहे तो इसमें कमी आ रहा है कि नहीं। देखिए आप इसे बढ़ाते जा रहे थे, घटते जा रहा है, और ये सारे संयोग को बता रहा है, ए बी सी बिंदु के आधार पर संयोग को बता रहा है। तो यही है उत्पादन संभावना वक्र। हमने इसे 3 तरीकों से समझा, एक डिफिनेशन से, एक आंकड़ों से, और एक ग्राफ से। अब आपका जो है सबसे मुख्य रहता है इस चीज़ में ग्राफ और उसका विश्लेषण। तो जब भी आप ग्राफ वाले सवाल को करेंगे तो उसमें आपका ग्राफ का विश्लेषण जरूर होना चाहिए। तो इसका विश्लेषण कैसे रहेगा सुनिएगा। उपयुक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु तथा y अक्ष पर y वस्तु को दर्शाया गया है। ये आपका हेडलाइन रहेगा। किसी भी ग्राफ का जब आप विश्लेषण कीजिएगा तो x तरफ क्या है, y तरफ क्या है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो उपयुक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु तथा y अक्ष पर y वस्तु को दर्शाया गया है। जब उत्पादन अपने सभी साधनों को वस्तु y पर लगा देता है, मान लीजिए यहाँ उत्पादन अपने सभी साधनों को वस्तु y पर लगाया तो वस्तु x की उत्पादन 0 हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे वस्तु उत्पादक अपने साधनों को y1 पर लगा देता है, ये बिंदु पर लगाता है, तो y1 की मात्रा घट जाती है और x की मात्रा उत्पादन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का आपका जो एक होगा इसका परिभाषा होगा, जो कि बहुत सरल है, इजी है। तो
इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी नोट्स हमारे पास है इसका, ये डेफिनेशन के साथ इसको परिभाषित करते हुए। तो 3 चीज़ बड़े अहम रहते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। पहला उसका डेफिनेशन, दूसरा आंकड़ा, और तीसरा ग्राफ, और चौथा में कहिएगा तो ग्राफ को भी डिफाइन करना। ये 4 चीज़ जब भी इस तरह के सवाल मिले तो पहला डेफिनेशन, दूसरा आंकड़ा, तीसरा ग्राफ, और चौथा में उसका डिफाइन। ग्राफ का डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। आंकड़ा अगर ना भी रहे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ आप आंकड़े दे सकते हैं, कि आंकड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफिनेशन, ग्राफ और फिर ग्राफ का डिफाइन, ये बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में। अब चलिए, ये तो हमारा हो गया पीसीसी वक्र। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है पीसीसी का ढाल ऋणात्मक होना। पीसीसी उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात कि ये उत्पादन संभावना वक्र है, इसका ढाल जो है ये ऋणात्मक है। कहने का मतलब ऋणात्मक, माइनस की ओर, घटते से बढ़ते से घटते हुए इधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, पीसीसी का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि यह बाएं से दाहिने, नीचे और गिरते हुए होता है, जिसके कारण पीसीसी का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं, नीचे की ओर गिरता है, ये सब थोड़े और लंबे करके इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है नोट्स में आपके, बाकी अभी समझना है। और दूसरा है पीसीसी का आकार अवतल अथवा नतोदर होना। अवतल को इंग्लिश में नतोदर या अवतल एक ही चीज़ है, इसे कनकेव भी कहते, कनकेव भी बोला जाता है। ठीक है, इसे कनकेव भी बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब ये जो आपका है पीसीसी वक्र, ये आप देखिए, ये कनकेव है, इसके प्रति कनकेव है, अवतल है, नतोदर है, मूल बिंदु के प्रति। क्या है कि नहीं? अवतल है कि नहीं? अवतल जैसा लग रहा है, यही ना होता है अवतल ये। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे उत्पत्ति का ह्रास्य नियम लागू होता है। अब ये क्या चीज़ है भाई? तो उत्पत्ति का जो ह्रास्य नियम है, बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, आपके तीसरे यूनिट में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ भी समझते हैं। क्या कहता है कि जब किसी साधन की मदद से कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो साधनों में घिसावट आ जाती है, जिसके कारण उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ता जिस दर से साधन में घिसावट होती है। एक बार और अच्छे से समझिएगा क्या है। मान लीजिए आप उत्पादक हैं, आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे आप उत्पादन को बढ़ाइएगा, मान लीजिए आप पहले 10 केजी सत्तू निकालते थे, अब 20 केजी निकालना चाहिएगा। तो जो आपके XY मान लीजिए आपके साधन है, आप इसी का उपयोग करके इतना निकालते थे, और आप उत्पादन को बढ़ा दिए, 20 केजी कर दिए, तो ये जो साधन है इसके उत्पादकता में कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। तो कमी आने से होता ये है कि जब आप दो वस्तुओं के उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं का आप उत्पादन करते हैं XY के, तो मान लीजिए आप शुरू में इसका उत्पादन किए 50 केजी, और बाद में इसका उत्पादन 50 नहीं, इसको 45 मान लेते हैं, बाद में इसका हुआ था हमारा वहाँ पे 1, लेकिन ये हो गया लगभग 0 पॉइंट समथिंग। तो ये तो थोड़ा घिसावट इसमें आ गया। क्या हुआ? घिसावट आ गया, जिसके कारण इसका मात्रा 1 होना चाहिए था लेकिन घट गया। तो इसकी उत्पादकता में थोड़ी कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसके कारण उसका ग्राफ जो होता है ऐसे हो जाता है, इस टाइप का। अगर ऐसा नहीं होता, अच्छे समय में लाइट जाता है। देखिए होता क्या है कि जब आप इसकी
ग्राफ तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसा होता है, क्यों होता है तो उसे समझ रहे थे थोड़ा। तो जब उत्पादकता में कमी आ जाती है एक्स और वाई वस्तु, एक्स वस्तु के बढ़ाने से या वाई को जब बढ़ाते हैं तो एक्स की उत्पादकता में कमी आती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कमी आ जाती है। होना चाहिए इसे 1, तो ये हो जाता है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। क्या थोड़े उल्टे चल रहे हैं हम क्या? सारा डॉट अभी क्लियर हो जाएगा, रुकिए। मान लीजिए आपके पास एक्स वाई साधन है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। ये आपके क्या है? उत्पादन के साधन है। आप एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और रियल इकोनॉमिक्स आपका यहीं से शुरू होता है। तो शुरू में आपने इसका 50 केजी उत्पादन किया तो ये 0 रहा। फिर आपने इसका 45 केजी उत्पादन किया तो पीसीसी क्या बताता है कि दूसरे को घटाने से एक बढ़ेगा और एक को बढ़ाने से दूसरा घटेगा। तो ये तो आपका घटते जा रहा है, तो ये आपका बढ़ते जाएगा, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? 1 केजी हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्या हो जाता है वास्तविक में? आपने इसका जब उपयोग किया 50 केजी उत्पादन करने में, तो इसमें थोड़ी घिसावटें आ जाती है। क्या आ जाती है? घिसावटें, जिसके कारण दूसरी बार ये पूरी उतना उत्पादक नहीं कर पाता, एक नहीं कर पाता, कुछ कम कर देता है, 0.9 कर देता है। क्या कर देता है? 0.9। तो यही है उत्पत्ति का ह्रास नियम, समझे? और जिसके कारण इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, सीधा सीधी ये 1 उत्पादन होता, तो इसका ग्राफ शायद ऐसे होता, सीधा होता, टेढ़ा ऐसे नहीं होता। तो यही रही इसकी आकार अवतल अथवा नतोदर होने की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा अवसर लागत, जो कि छोटा टॉपिक है, कभी कभी आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ देता है। क्या है ये अवसर लागत? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम सुन के क्या लग रहा है? अवसर, मौका। तो इसका डेफिनेशन एक बार सुनिएगा। डेफिनेशन समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर समझेंगे अच्छे से। क्या कहता है? किसी साधन की अवसर लागत का तात्पर्य उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। चूंकि साधन सीमित होते हैं किंतु उनका प्रयोग कई विकल्पों में किया जाता है। जब किसी कार्य हेतु साधन का उपयोग किया जाता है तो उस साधन के अन्य विकल्पों का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वह मात्रा है जिसका हमें त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सुने होंगे, मन लगा के सुने होंगे, परंतु समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या कहता है। आप एक उत्पादक हैं, आपके पास उत्पादन के ए अवसर हैं, बी अवसर हैं, सी अवसर हैं, डी अवसर हैं, एफ अवसर है, जो कहिए, ई है, एफ है। तो ये आपके पास उत्पादन के अवसर है, ठीक है। इतने सारे आपके पास उत्पादन के अवसर हैं मान लीजिए, और मान लीजिए इसमें आपको 5,000 का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 300 का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 10,000 का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 200 का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है, इसमें आपको 400 का लाभ हो रहा है। तो आपके पास उत्पादन के इतने सारे अवसर हैं, आप किस अवसर को चुनिएगा? सी अवसर को, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है सी में। तो अवसर लागत उस लागत को कहते हैं, इसको कहते हैं। थोड़े बच्चे हैं शरारती, तो चलिए कहाँ थे हम? ये अवसर लागत, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप जिस ऑप्शन पे चाहे उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उत्पादक सबसे ज़्यादा लाभ वाला उत्पादक के अवसर को चुनेगा, सी ऑप्शन को चुनेगा। और इन सभी में जो ऑप्शन छूट रहा है, जिन अवसरों का आप त्याग कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी राशि ही अवसर लागत कहलाएगी। आपके पास इतने सारे अवसर हैं, आप इस अवसर को चुनाव किए हैं, और इन अवसरों में जितने सारे अवसरों का त्याग कर रहे हैं,
ए का त्याग कर रहे हैं, बी का त्याग कर रहे हैं, डी का त्याग कर रहे हैं, ई का, एफ का, ये चीज़ों का आप त्याग कर रहे हैं इन अवसरों का, तो जिस अवसरों को आप त्याग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी राशि ही अवसर लागत कहलाती है। अर्थात आपकी अवसर लागत ये है, ये कितना है 5,000। तो एक बार डिफिनेशन इसका अलग से सुनिएगा, एक और मेरे पास डिफिनेशन है। क्या कहता है, एक उत्पादक के पास उत्पादन के कई अवसर होते हैं। इन अवसरों में उत्पादक उस अवसर का चुनाव करता है जिसमें उत्पादक को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, तथा जिन अवसरों का त्याग किया जाता है उसमें सबसे बड़ी राशि ही अवसर लागत कहलाती है। बातों को समझ रहे होंगे। जो सबसे बड़ी राशि, जिन अवसरों का त्याग करते हैं उसमें सबसे बड़ी राशि अवसर लागत कहलाएगी। तो इतने सारे अवसर हैं, इस चुनाव इसका हुआ, लेकिन जिन अवसरों का त्याग हुआ उसमें सबसे बड़ी राशि का अवसर ये है, ए ऑप्शन। तो यही हमारा अवसर लागत कहलाएगा। अब जो है हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आपके यूनिट का, सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये सीमांत, मार्जिनल, सीमांत जो वर्ड है ये आपको हर यूनिट में मिलेगा देखने को। तो ये क्या है, सीमांत अवसर लागत क्या है, समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई दो प्रकार के वस्तु हैं जिनका आप उत्पादन कर रहे हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन सुनिएगा, क्या कहता है। कह रहा है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। जैसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, मान लीजिए आप वाई और एक्स का उत्पादन कर रहे हैं और आप एक्स का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं इसको हल्का सा, एक्स का एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, एक्स की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं। तो वाई की मात्रा में क्या करनी होती है, कमी करनी होती है। इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कमी करना होता है। उसके बाद कहता है इस त्याग की दर को वृद्धि की गई वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इस त्याग की दर को, मान लीजिए आपने इस पे जो त्याग किया इसको बढ़ाने के लिए, इसकी एक इकाई की बात कह रही है यहाँ, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है उस त्याग की दर को, इसका जो दर है वही वृद्धि की दर का औसत लागत कहलाता है। अर्थात आप इस पे त्याग किए, कमी किए, तो इसका जो दर है, त्याग का जो दर है वही वृद्धि की वस्तु का अवसर लागत कहलाएगा। एक बार फिर से समझेंगे। आपके पास दो वस्तु हैं, एक्स और वाई वस्तु। आपने एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाना चाहा, ठीक है। तो वाई वस्तु के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, वाई वस्तु की एक इकाई का त्याग करना पड़ेगा। तो आप इसकी एक इकाई का त्याग किए, तो एक इकाई का त्याग कीजिए, तो मान लीजिए एक इकाई आप इसका त्याग किए जिसका दर 50 रुपया है। क्या है, 50 रुपया है। तो इसके एक इकाई का जो त्याग का दर रहा, इसका एक इकाई नहीं, इसका कोई कितना हुआ आप चाहे तो त्याग कर सकते हैं। मान लीजिए 2-3 कुछ भी यूनिट इसका आप त्याग किए, 2-3-4 यूनिट इसका एक इकाई बढ़ाने के लिए, इसका एक्स का एक इकाई बढ़ाने के लिए वाई का आप 2-3-4 यूनिट, कुछ भी यूनिट का त्याग किए। तो मान लीजिए हम यहाँ 2 यूनिट का आप त्याग किए, तो इसका मूल्य क्या है, दर क्या है, इसका 50 रुपया है 2 यूनिट का, वाई का 2 यूनिट का। तो यही इसका अवसर लागत कहलाएगा। इसका जो वृद्धि वस्तु हुआ, इसका जो एक इकाई वृद्धि की गई इसमें, इसका अवसर लागत यही 50 रुपया ही कहलाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बातों को। आप एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पाद कर रहे हैं। एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की कुछ इकाइयों का आपको त्याग करना होता है। तो वाई वस्तु की मान लीजिए आप 4 इकाई का त्याग कर रहे हैं और जिसका मूल्य मान लीजिए 200, 500 कुछ भी है, 200 है। तो इसका 4 इकाई त्याग कर रहे हैं जिसका मूल्य 200 है। तो यही 200 इसका जो वृद्धि का इकाई है, इसका जो एक इकाई है, एक इकाई को वृद्धि कर रहे हैं, इसका सीमांत अवसर लागत कहलाएगा, ये 200। तो डेफिनेशन एक बार मन से ध्यान से सुनिएगा। जब एक
वस्तु के उत्पादन की वृद्धि के लिए, एक वस्तु की एक इकाई, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वृद्धि के लिए दूसरे वस्तु की उत्पादन में कमी करनी होती है, तो दूसरे वस्तु के उत्पादन की कमी की दर को ही वृद्धि वाले वस्तु के अवसर, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है डेल वाई बाय डे एक्स, जहाँ डेल वाई का मतलब है उत्पादन में कमी। मान लीजिए आपके इसमें उत्पादन में 5 यूनिट कमी किए, और डेल एक्स मतलब एक्स वस्तु की उत्पादन में वृद्धि। शुरुआती में आपका वाई था, टोटल आप 50 यूनिट वाई का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स का 60 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके उत्पादन में वृद्धि करना चाहें तो इसमें कमी करना पड़ा, तो इसमें मान लीजिए आपने 5 कमी की, तो डेल वाई 5 कमी कर रहे हैं, तो डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 45, डेल वाई आपका 45 हो जाएगा। और डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें आपने 5 कमी किया, तो इसका एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा, तो इसको आप एक अतिरिक्त मान लीजिए 61 हो जाता है, 61 हो गया। तो डेल एक्स आपका क्या हो गया, चेंज इन उत्पादन में वृद्धि आपका 1 हुआ, क्या हुआ 1। तो जब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका सीमांत अवसर लागत निकल आएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है।